पति, पत्नी और नौकरानी। शीतल और अभिमन्यु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसकी वजह से शीतल और अभिमन्यु परेशान रहते थे, लेकिन उन दोनों से ज्यादा परेशान थी शीतल की सास, यानी अभिमन्यु की माँ जानकी देवी। जानकी देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए, और इसीलिए वो अपनी बहू शीतल को लेकर एक दिन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेक करके बताइए ना। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने शीतल को बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि शीतल के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शीतल कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। घर आने के बाद क्या हुआ माँ? कहाँ लेकर गई थी आप शीतल को? अरे कहाँ लेकर जाती, डॉक्टर मैडम के पास ले गई थी, लेकिन तेरी बीवी तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती? अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन चुकी हूँ। अब दोबारा मेरे सामने इस बात का गाना मत गा। अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सोचते हैं ना कुछ। अरे क्या सोचेगा तू? जब डॉक्टर कह चुका है कि तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो बता क्या सोचेगा तू? कहाँ से लाएगा बच्चा? माँ, ये तो मैं भी नहीं जानता। अभिमन्यु, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले आए? क्या फर्क पड़ता है बच्चा हमारा हो या गोद लिया हुआ? हाय, बड़ी बातें बनाने वाली। क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे का खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन माँ, आप जानती हैं कि ये अब पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी पराये की औलाद को इस घर में अपना पोता या पोती बन के बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मेरा वंश मेरे बेटे के खून से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो पाएगा? आप अच्छी तरह जानती है ना, मेरा और अभिमन्यु का बच्चा नहीं हो सकता। तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, और अपनी दूसरी बीवी से ये मुझे बच्चा पैदा करके देगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। मेरे रहते हुए आप अभिमन्यु की शादी किसी और से करवाएंगी? मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू बस देखती जा बहू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद, अभिमन्यु, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। पहले मेरी बात सुन। ये जो चमेली है ना, हमारे घर में काम करने आती है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अभिमन्यु की शादी एक नौकरानी के साथ करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है, बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी नौकरानी के साथ करवाना, क्या ये सही है? अगर अभिमन्यु ने शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है तो तुम्हें इस नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह जानकी देवी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली के साथ करवा देती है। कुछ दिनों के बाद, नौकरानी से मालकिन बन के तो मजा आ गया। अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो, अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारा और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। अरे जाओ जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना। एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकी, बढ़िया आई। जाओ, जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? मम्मी जी, देखिए ना शीतल मुझसे किस तरह से बात कर रही है। शीतल, तुम्हें पता है ना चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो जैसा कहती है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी, वो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तो करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो किस काम की? एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। जाओ, अब घर के सारे काम करो और चमेली को आराम करने दो। थैंक यू मम्मी जी, भगवान आपका भला करे। आप नहीं होती तो मैं नौकरानी से महारानी कैसे बनती? देखो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा।
खूब खाओ पियो, मजे की जिंदगी जियो, लेकिन बस मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दो। कुछ दिनों के बाद, मम्मी, बच्चे के लिए आपने मेरी शादी चमेली के साथ करवा तो दी, लेकिन दिन और रात का चैन मिट गया है। सारा दिन शीतल और चमेली की बहस चलती रहती है। अब शीतल को इस घर में रखने से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल दो, है भी किस काम की। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ, वो मेरी पत्नी है, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारी पत्नी चमेली है, चमेली, उससे प्यार करो। अरे तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है वो। अभिमन्यु, मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। वैसे भी अपने ही घर में नौकरों की तरह रहकर परेशान हो चुकी हूँ। घर की नौकरानी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है, वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है। अब मेरा इस घर में क्या काम? अभिमन्यु के बार बार रोकने पर भी शीतल उस घर से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चमेली एक बच्चे को जन्म देती है। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे का घर भर गया, उसका अपना बच्चा इस दुनिया में आ गया। मम्मी जी, बच्चे को हाथ लगाने से पहले मेरी एक शर्त तो सुन लो। तुम कहना क्या चाहती हो चमेली? आपकी मम्मी को बहुत शौक था ना अपने पोते को खिलाने का। अब देखो, इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती है। तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बच्चा तुम्हारे नाम। अरे लेकिन मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाई है, अब ये सौदेबाजी कहाँ से आ गई? जो औरत अपनी बहू को घर से निकाल कर एक नौकरानी के साथ अपने बेटे की शादी करवा दे, वो तो सौदेबाजी कर ही सकती है ना। उसका कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे बस आप लोगों की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को आप हाथ लगा सकते हैं। मैंने कहा था ना मम्मी, आप गलत कर रही हैं। देखिए, उसका नतीजा आपके सामने है। जब शीतल को पता चलता है कि अभिमन्यु और चमेली का बच्चा दुनिया में आ गया है, तो वो अपने घर पहुंचती है। अभिमन्यु, कहाँ है आपका बच्चा? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कुछ भी मत पूछो शीतल, माँ की हुई एक गलती हम लोगों पर भारी पड़ रही है। वो नौकरानी अपनी औकात पर आ गई है और अब हमसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मांग रही है, वो भी बच्चे के बदले में। एक बात कहूँ अभिमन्यु, आप उसे कुछ भी देने से मना कर दो। अरे कैसी बात कर रही हो? मेरे बेटे की औलाद है उसके पास, ऐसे कैसे मना कर दे? मम्मी जी, वो अभिमन्यु का बच्चा नहीं है, वो चमेली और उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? ये देखिए वीडियो, चमेली और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं कि उन दोनों ने मिलकर आपको बेवकूफ़ बनाया है और अब इस बच्चे के बदले आपसे प्रॉपर्टी भी हड़प लेंगे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ना तो बच्चा मिला और अपने बेटे की नौकरानी के साथ शादी करवा दी सो अलग। अब क्या होगा? मुझे माफ़ कर दो शीतल, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। अभिमन्यु, मैंने कहा ना, उस नौकरानी को उसके बच्चे सहित इस घर से बाहर निकाल दो। लगता है मेरे अभिमन्यु का बाप बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अभिमन्यु, अपनी मम्मी से कहो कि परेशान ना हो। आपको याद है एक बार हम एक IVF सेंटर गए थे, मैंने फिर से वहाँ जाकर बात की थी और आपको पता है इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पर प्रोसीजर करवाया था जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और इस बात का पता मुझे बस कुछ महीने पहले ही लगा है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है अभिमन्यु। मुझे माफ कर दो शीतल बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, लेकिन अब हमें उस धोखेबाज नौकरानी को इस घर से बाहर निकालना है और इस घर की मालकिन को वापस घर लाना है, वो भी अपने बच्चे के साथ। संदीप ने अपनी माँ के कहने पर गांव में शादी कर ली थी। लड़की का नाम था सुनीता। माँ का कहना था एकदम मॉडर्न बहू नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव से आने वाली बहू सुंदर सुशील तो होगी और उसको गांव से बाहर भी निकाल लाएंगे, लेकिन उसके अंदर का गांव कैसे बाहर निकलेगा? शादी के कुछ दिन बाद, माँ टिफिन तो देना जरा। बेटा अब तो स्कूल नहीं ऑफिस जाता है, माँ से नहीं अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर। ओके माँ। सुनीता टिफिन ले आओ। जी लो टिफिन, इसके अंदर पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता? पिस्ता क्यों? सास जी ने बोला था ना कि आपको पिस्ता बहुत पसंद है,
ओहो, मैंने पिस्ता नहीं पास्ता बोला था, पास्ता। पास्ता कहीं होता है पास्ता? अरे बेटी तू रहने दे, मैं बना दूंगी। अच्छा किया कि पाव भाजी बनाने का नहीं बोला, वरना किसी के पाव बना देती है। सुनीता को बुरा लगता है, लेकिन उसकी नादान हरकतें कम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे तुमने ये क्या लगाया है? अरे आप वो फूस फूस करके लगाते हैं ना, वही। डियो? का दियो? किसको दियो? अरे वही ना जिससे खुशबू आती है। हाँ हाँ, सही पकड़े हैं। अच्छा लेकर तो आना। कौन सा डियो लगाया तुमने? अभी लेकर आते हैं जी। संदीप की बात मानकर सुनीता अंदर से खुशबू वाला फुसफुस लेकर आती है। OMG! OMG मतलब ओ माय गणेश ना। अरे OMG छोड़ो, और ये खुशबू वाला फुसफुस की बात कर रही थी तुम? हाँ, इसी की। फिर से सही पकड़े हैं। अरे देवी, लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं, ये डियो नहीं है। डियो नहीं है तो क्या लियो है? अरे ये रूम फ्रेशनर है, जिसको कमरे में छिड़कते हैं, खुद पर नहीं। कोई बात नहीं, माँ कहती थी आत्मा किराएदार है, शरीर एक किराए का कर्म। हम शरीर पे ये डाल लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे बहू, ओ बहू, मेरे लिए फल तो ले आ, फिर मैं बाजार जाऊंगी। सुनीता अपनी सास के लिए फल लेकर आती है। अरे बेटा, पपीता, तरबूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लूं? काट कर तो ले आ। माँ जी, मेरे गांव में तो खेत से उठा के सीधा खा लेते हैं। अरे ये तेरा गांव नहीं है ना। अरे संदीप, तू ही कुछ समझा देना इसको बेटा। मैं कैसे समझाऊं माँ, ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है। कल मैंने बोला हाय कैसी हो, तो बोलती है किसी को हाय नहीं लगानी चाहिए। अरे सुनीता, तेरा क्या होगा? अभी तो कैसे बताऊं माँ जी, अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा, लड़का या लड़की। हे भगवान, कहाँ से आ गई है? रामपुर से जी, आप ही तो लेकर आए थे मुझे। अरे मुझे माफ कर दो। पहले कोई गलती तो करिए जी, आपकी तो सारी गलती माफ कर देंगे हम। हाँ। अरे बहू, मेरी बात सुन। फल यानी कि फ्रूट जब भी लाए ना तो काट कर लाना, ठीक है? जी ठीक है माँ जी, फल यानी फ्रूट यानी काट के लाऊंगी। सुनीता रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देती जिसकी वजह से उसे घर में दो बातें सुननी पड़ती। एक दिन, माँ, मेरे बॉस घर पर आने वाले हैं शाम को। उनका बर्थडे है, फैमिली साथ नहीं रहती उनके, तो यही पार्टी कर लेंगे। उनको अच्छा लगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं ना फ्रूट केक लाकर फ्रिज में रख दूंगी और तेरे साथ आज खाना मैं बनाऊंगी, ताकि जब साहब आए तो खाने में कोई गड़बड़ ना हो। शाम को जब सारी तैयारियां हो जाती है, संदीप के साथ बड़े साहब भी घर आते हैं। फ्रूट केक तो ले आना बहू, फिर खाना खाएंगे। और इस सब की क्या जरूरत थी? आपने बुलाया वही काफी है। सर, आपका परिवार शहर में नहीं है तो हम ही आपके परिवार जैसे हैं सर। इतने में ही सुनीता फ्रूट केक लेकर आती है और बड़े साहब की टेबल पर रख देती है, और जैसे ही केक के ऊपर का बॉक्स हटाती है, ओह, ये क्या है? केक तो कटा हुआ है। मैं तो ऐसा नहीं लाई थी। आप मुझे शाबाशी दे सकती है माँ जी, मैंने ही केक काट दिया। आपने कहा था ना
फल यानी फ्रूट यानी हमेशा काट के लाना। तो फ्रूट केक भी तो फ्रूट ही है ना, तो मैंने पहले ही काट लिया। हूँ ना मैं समझदार। अरे बहू, ये क्या किया? केक हमेशा वही काटता है जिसका जन्मदिन होता है। तुझे एक बात भी समझ नहीं आती, एक नंबर की बेवकूफ है। पूरा माहौल बिगड़ चुका था। संदीप को लगने लगा था कि साहब उसे प्रमोशन तो दूर की बात है, कहीं डिमोशन ना दे दे। लेकिन साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं। अरे अरे, कोई बात नहीं, ये इनकी बेवकूफी नहीं है, इनका भोलापन है। बेटा, आप कहाँ से हो? रामपुर गांव से। अरे वाह, गांव से? फिर तो आपके गांव में ताजे फल और सब्जियां मिलते होंगे। हाँ, सही पकड़े हैं। हम तो काटते भी नहीं, सीधा खा लेते हैं। मैं ना एक बार तुम्हारे गांव घूमने जरूर चलूंगा। क्यों संदीप, ले चलोगे ना? मुझे गांव घूमना बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, संदीप और सास दोनों खुश हो गए, क्योंकि साहब को सुनीता ने गांव की बात करके खुश कर दिया था। अब संदीप का प्रमोशन पक्का था। शिक्षा, कभी भी किसी भी गलती पर घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उस गलती की वजह से आगे बड़ा फायदा हो जाए। जलन। ममता बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी, वहीं सुनील एक सरल और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का। सुनील, बेटा सुनील कहाँ है? अरे जरा एक गिलास पानी तो दे दो। हाँ माँ, अभी आया। क्या माँ, पानी तेरे सर के पास ही तो रखा है, क्या हो गया है? तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, वो उठने का मन ही नहीं कर रहा था, तो देखा ही नहीं। वैसे क्या कर रहा है? यहाँ बैठ ना मेरे पास। माँ पढ़ रहा था। वो क्या है ना, नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता, अब ऑफिस से घर आकर ही तो वक्त मिलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़ ले जा बेटा। सुनील पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब देखकर सोचता है कि शादी ही कर ले। कब तक माँ का ख्याल वो अकेले रख पाएगा? तो एक दिन, माँ, ये ममता है, मैंने इससे शादी कर ली है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। घर संभालने वाली और तुम्हें संभालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। माँ अचानक से सामने बहू देखकर हैरान रह जाती है। बेटा, ये क्या बात होती है? न बैंड, न बाजा, न दहेज, न शगुन, ऐसे कैसे बहू आ गई? माँ तू तो जानती है, मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कहाँ से इतना पैसा बचा पाता कि धूमधाम से शादी करता। वैसे भी माँ, लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे, इसलिए बस वैसे ही। माँ जी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर गए तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को ममता की बात ठीक तो लगती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटे को लेकर फुर्र ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अकेली। बेटा देख, मेरा जो कुछ भी है वो सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं। क्या सुनील? बिल्कुल माँ, लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, जैसे तू है। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है। कैसे कोई और उसके 30 साल के बेटे की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीजों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये माँ को अचानक से क्या हो गया। कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान की झांसी की रानी कैसे बन गई? माँ, क्या हो गया है? सब ठीक है ना? अचानक कैसी बात कर रही हो? ममता का आज पहला दिन है, स्वागत करो उसका। आसपास की आंटियों को बुलाओ, नई दुल्हन की मुंह दिखाए करवाओ। खैर, सास होने का फर्ज निभाती है और बाद में एक सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों री बताया नहीं कि बेटे का ब्याह कर रही हो? वैसे तो सारा दिन हम ही में घुसी रहती हो। अरे मुझे भी तो अभी पता चला, यूं अचानक सर पर लेकर आ गया। कहता है बहू है माँ तुम्हारी।
अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ। लो जी, ये क्या बात हो गई? क्यों इतना प्यार करता है? अरे माँ का प्यार तो ज्यादा होता है। अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन तुम ही बताओ, क्या माँ की ममता किसी और की हो सकती है? ना जी ना, बेटे को समझाओ ये बात। अरे क्या समझाऊं, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो बेटा कल तक माँ माँ करता था, अचानक से बीवी बीवी का राग आलाप रहा है। देखा, उसकी बीवी ना सुंदर और जवान है। सुंदरता के आगे तो एक से एक नहीं टिके। तो तेरा बेटा किस खेत की मूली है? सास को भी समझ में आ जाता है कि बहू की सुंदरता के आगे माँ का प्यार किसी काम का नहीं। उधर बीवी, ए जी, अम्मा जी सहेलियों को छोड़ने गई थी, अभी तक आई नहीं, हम देख आए क्या? अरे रहने दो ना, आ जाएंगी। कहाँ जाएगी, उनकी आदत है, एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करके ही आती है। अच्छा ही है, खाना वाना खा कर गई होगी। छोड़ो ना, घूमेगी तो खाना पचेगा, नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी। बहू भी शांत हो जाती है। उधर सास सोचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हूँ, जब बेटा परेशान होकर ढूंढेगा तब मजा आएगा। बीवी को खुद ही पता चल जाएगा कि माँ के आगे उसकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर घर पर, ए जी, माँ जी अभी भी नहीं आई, हमको तो घबराहट हो रही है कि क्या करें, जाकर पता करें किसी के घर। अच्छा, कहाँ जाओगी ये भी बता दो। पहला दिन है तुम्हारा इस घर में और एक ही दिन में मोहल्ला छानोगी क्या? हाँ, तो आप भी तो नहीं जा रहे हैं ना, हमको फिक्र हो रही है। अरे यार, ये रोज का है अम्मा का, खाओ और सो जाओ। बस फिर क्या था। बेटा बहू खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं। उधर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वो हार कर घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स बंद है। सास को गुस्सा आता है। बहू, ममता बहू कहाँ हो? लेकिन सारे दिन की थकी बहू को ऐसी नींद आती है जैसे किसी ने भांग की गोली खिला दी हो। वो तो नहीं उठती। उठकर आ जाता है बेटा। अरे क्या बात है अम्मा, काहे चिल्ला रही हो? अरे सो जाओ ना, सुबह की थकी है बहू, वो सो रही है। जोर से बोलोगी तो नींद खुल जाएगी उसकी। माँ को गुस्सा आ जाता है। फिलहाल तो सो जाती है, लेकिन मन ही मन ढेर सारा जहर बहू के लिए भरा होता है। सुबह बहू चाय बना रही होती है कि सास धीरे से गैस तेज कर देती है, जिससे चाय का बर्तन जल जाता है। और जैसे ही बहू चाय का बर्तन उठाती है, उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर इधर उधर भागती है कि सास थोड़ी देर में उसके हाथ में पानी डाल देती है। हाय रे बहू, क्या कर रही हो? पहली बार रसोई छुई हो क्या? सासू माँ गलती से गैस तेज रह गई थी और बर्तन जल गया, जिससे मेरा हाथ जल गया। हाय रे, कितना गंदा दाग, छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है तेरा गला हुआ मांस देखकर। तू ना मुझे अभी साथ से खाना मत लगाना। बहू भी खुद का हाथ देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है। कुछ दिनों के बाद सास की सहेली आती है, बहू चाय बनाकर लाती है। उसके जाने के बाद सहेली कहती है, बहू की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी दीवाना हो जाए। वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है? अरे वैसा ही है, बहू के पीछे लट्टू। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बहू के चेहरे पर दिवाली के पटाखे की चक्री फेंक दी, उसका पूरा चेहरा जल गया। अब देखो ना रही सुंदरता, और ना ही अब मेरा बेटा उसे पूछता है। अरे अब तो वो उसे छोड़कर दूसरी भी देखने को बोल गया है मुझे। बहू सारी बात सुन रही होती है। आंटी, एक बात बताइए, क्या भरोसा है कि दूसरी सही आए और आपके अनुसार रहे? देखिए आंटी, मेरी सासू माँ को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार साथ में खुशी से रह रहा है। देख बहू, मेरी सहेली की बेइज्जती ना कर, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए, समझी? बहू नहीं मानती है। वो बार बार उनकी सहेली को घर से निकल जाने को कहती है। तभी सास की सहेली पास के चूल्हे से लकड़ी लाकर बहू के चेहरे पर लगा देती है। बहू जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या कर दिया? मैंने कहाँ किया, ये तो तूने किया। तू ही नहीं चाहती थी कि बहू बेटे के साथ रहे, भला मैं क्यों करूंगी? मैं तो चली, निपटो अब। बहू रो रही होती है, दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन सास उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। तभी पति आता है। क्या हो गया ममता? ये दाग कैसे लगा?
कैसे जली? ममता कुछ नहीं कहती, बस दर्द से करा रही होती है। पति माँ की तरफ देखता है। हो ना हो माँ, ये पक्का आपका काम है। आप ही ममता से जला करती थी ना। देखना माँ, अब पुलिस आएगी, केस बनेगा, लेकिन पहले मैं ममता को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ममता की सास से कहते हैं, आपने तो नहीं जलाया ना बहू को? अब ममता की सास के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो घबरा कर कहती है, ना ना डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हैं? हम क्या जलाएंगे अपनी बहू को? डॉक्टर ममता के पति से पूछते हैं, देखिए, क्योंकि ये ससुराल में जली है तो मामला पुलिस का बनता है, तो आप पहले पुलिस को बुलाइए, तभी इलाज पूरा होगा। सास डर जाती है कि अब तो बच्ची जिंदगी जेल में ही रहना होगा। रहने दीजिए ना, पुलिस को क्यों बुलाना? सारी हंसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। बहू को जलाना भले ही बहुत आसान हो, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी जेल की हवा खाना। सास डर जाती है। पुलिस आती है। पास लेटी दर्द से करा रही ममता स्टेटमेंट देती है। तो क्या हुआ था? कैसे जली आप? ममता पास खड़ी सास को देखती है। बेटी बताओ, कैसे जल गई तुम? ओए, काका का किरण वाली शाहरुख, चुप, बिल्कुल चुप। सास चुप। सभी इंतजार करते हैं कि ममता क्या बोलेगी। जी, मैं खाना बना रही थी, लकड़ी उड़कर मेरे ऊपर गिर गई और मैं जल गई। सास बहू की बात सुनकर रोने लगती है। देखा माँ, कितनी समझदार है ममता। ये चाहती तो, हाँ बेटा, ये चाहती तो मैं आज जेल में होती। मुझे माफ कर दे, मैं आगे से अभी कभी ऐसा नहीं करूंगी। बहू के साथ मिलकर रहूंगी, मुझे माफ कर दे। चाइनीज बहू। चाइनीज बहू हमारी याद तो है ना आपको? भूले तो नहीं ना? हाँ भाई, थोड़ी देर में ही सही, लेकिन चाइनीज बहू की कहानी आ ही गई। क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतंक ही मचा रखा है। अरे क्या हो गया? क्यों चाइना को कोसता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है। हाँ माँ, पर ये देखना, लड़ाई झगड़े, ये बीमारी, ऊपर से ये देश कितना चालाक है। अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है। तभी अंदर से बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, ये देखिए, ये रूस ने यूक्रेन की हालत क्या कर दी है। ऊपर से चाइना में 2 बड़ा लॉकडाउन लग गया है। माँ जी, अब क्या किया जाए? अरे तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। वो क्या है ना माँ, हम लोग चाइना जाने की सोच रहे थे। सांगसू के भाई की शादी है। तो क्या? अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चढ़ता है जो बहन काजल लगाकर नेक लगी? माँ जी, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, उसमें या तो पुतली रह सकती है या काजल। साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो, अंधा कहीं का। क्या क्या बोले तुम मेरे भाई के बारे में? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो बोल रहा था कि तुझे नेग मिल जाएगा। बहन है ना तो उसकी। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझती, ये मेरे भाई का मजाक बनाते रहते। कितना सीधा है मेरा भाई, बिल्कुल छिपकली जैसा। नहीं नहीं बहू, सीधा गाय जैसा होता है। सही पकड़े हैं माँ जी। हाँ, तो मेरे भाई की शादी है, मैं चाइना जरूर जाऊंगी। तभी एक पड़ोसन आ जाती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू कहीं ना जा, हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना। ले बहू, तेरे भाई के लिए ये शॉल रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। अरे सब कितने अच्छे हैं। मेरी चाइनीज बहू को कितने प्यार से तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सच में बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं। कैसी बात कर रही है? ये तो हम लोगों के देश की खूबसूरती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं, बस वो भी दिल से हमें अपना समझे। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? मेरे लिए आप सब सासू माँ जैसी ही हैं,
मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे अच्छा देश है। मेरा भारत महान। वैसे भी लड़के की शादी जहाँ होती है वो तो वहीं की हो जाती है ना। जीती रे बहू, सही बोल रही है। औरत तो होती ही पानी की तरह है, जो जहाँ जैसे रखे वैसी ही शेप ले लेती है। आंटी जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब बेटे बहू को चाइना जाना पड़ता है। वहां जाकर बहू का भाई कहता है, मेहरबान आ गए, मेहरबान आ गए। मैंने सबको बोला कि सब हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो बहन नाराज हो जाएगी। थैंक्स बॉय, हिंदी मेरी भाषा है। आप मुझे उसमें बात करना अच्छा लगता है। आपने जीजा जी से मिलो। ओ बहन, तुम अंदर चलो। सभी बहू को अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सांगसु का पति, वो तो बेचारा चाइना के ससुराल के आंगन में अकेला खड़ा रहता है। काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो माँ को घर पर फोन करता है। हाँ बेटा, पहुंच गए ना कुशल मंगल? हाँ माँ, लेकिन सांगसु पता नहीं कहाँ है। वो तो अंदर गई है, तब से बाहर आई ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहा है? तो तू अंदर चला जा, तू बाहर क्यों है? अरे दामाद है तू वहाँ का। उन लोगों ने तुझे बिठाया, चाय पानी कुछ नहीं पूछा? नहीं ना माँ। तभी सामने से सांगसु आती है। क्यों आप अभी तक तैयार नहीं हुए? और ये बैग लेकर क्यों कमरे से बाहर आए? इसे वहीं रख देते। कमरा? कौन सा कमरा? अरे कैसी बात कर रही हो? जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो खड़ा हूँ। बहू को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। तभी उसका भाई और माँ आ जाते हैं। और सांगसु, अंदर खाना लग गया है। पहले ये बताओ कि मेरे पति को किसी ने खाना या पानी क्यों नहीं पूछा? वो भारत से ससुराल पहली बार आया है, वो भी मेरे कहने पर। उनकी इज्जत क्यों नहीं की? देख बेटी, तूने जबरदस्ती जिद में शादी की थी तो हम लोगों ने कर दी, लेकिन अब तुम ये सोचो, पूरी चाइना में मैं इस इंडियन को अपना दामाद बताऊं? सो सॉरी। हाँ सांगसु, और तुम भी चुप रहना, नहीं तो वो लोग मेरी शादी तोड़ देंगे। ओह, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, मैं बाहर होटल में रह लेता हूँ। तुम वही करो जो ये लोग चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हो? शादी के बाद पति जैसा भी हो, जो भी हो, पति होता है। वैसे भी तुम्हारे पूरे परिवार ने, सबने बिना सोचे मेरा साथ दिया, मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार किया। मैं अपने देश में आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? ये हिंदी फिल्म का ड्रामा बंद करो, मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। चुपचाप अंदर चलो, नहीं तो ये शादी वादी यहीं खत्म करके इसे अकेले ही इंडिया जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो माँ? ये मेरे पति हैं। है नहीं था। हम लोगों ने यहाँ वकील को बुला लिया है, जिसके बाद अब तेरा तलाक करा के हम यहाँ के चाइनीज लड़के से तेरी शादी करा देंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो? हम तो यहाँ तुम्हारी शादी के लिए आए थे। नहीं नहीं, मैं सांगसु के बिना नहीं रह सकता हूँ। हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद से ही सारा माहौल खराब हो जाता है कि तभी एक लड़की आती है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। सांगसु की शादी का मंडप परसों लग जाएगा। तब तक इसके पति को कमरे में बंद कर देते हैं। सभी सांगसु के पति का हाथ बांधकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। ये क्या कानूनी है? आप लोग मेरे पति के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, ये साफ बात है। पहले मैं अपनी शादी करूं, फिर तेरी भी शादी करवा दूंगा। सब कुछ तय हो जाता है। भाई की शादी हो जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब सांगसु की शादी वो लोग जबरदस्ती करने के लिए उसे मंडप पर ले जाते हैं। ऐसा मत करो, ये मेरी बीवी है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी शादी? शादी तो तेरा बाप भी करेगा। हो, मैं करूंगा शादी। प्लीज कोई मेरी शादी किसी अच्छा औरत से करवा दे। चुप, बिल्कुल चुप। फिर माँ सांगसु और उसके पति से कहती है,
तुम लोगों का बच्चा मेरी कैद में है। अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। दोनों माँ का रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चे की खातिर दोनों शांत हो जाते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती है कि तभी सांगसू की सास पुलिस के साथ आ जाती है। ससुर माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ प्लीज हम लोगों को बचाकर वापस ले चलो। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। बेटी के बच्चे को मारने की धमकी तो कोई चुड़ैल ही दे सकती है। अरे तो ये चुड़ैल ही तो है। ये सही बोल रहे हैं, ये औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं है। तभी उन लोगों का बच्चा भी आकर सांगसू के गले लग जाता है। माँ तू सही समय पर आ गई, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है? बेटा ये चाइनीज लोग ना होते ही धोखेबाज हैं। इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तेरे फोन को हमेशा के लिए मेरे फोन से अटैच कर दिया था, जिससे तेरे आसपास होने वाली सारी बात मैं सुनती रहूं। उस दिन भी मेरी तेरी बात हो रही थी तो तेरा फोन ऑन था, मैं सब समझ गई थी। मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए माँ जी, इंडिया वापस चलते हैं। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। बेबी बाई, वर्मा जी के यहाँ एक काम वाली आई। उसका नाम था जलेबी बाई। क्योंकि उसके कोई भी काम सीधे नहीं होते थे, बात हो या काम, हर चीज घुमा के ही करती थी। अरे साहब, वो जो स्कूल में बच्चों की होती है ना, वो मुझे चाहिए। स्कूल में बच्चों को क्या क्लासेस क्लासेस क्यों चाहिए तुमको? अरे नहीं साहब, वो होती है ना गर्मी की। गर्मी की छुट्टी? हाँ हाँ, छुट्टी चाहिए 2 दिन की। अरे तो इतना घुमा कर क्यों बोल रही हो? सीधे सीधे बोलो ना। वैसे क्यों चाहिए तुमको छुट्टी? अरे मेरे भाई के जो पापा है ना, उनकी जो पत्नी है ना, उनके भाई के पापा की पत्नी को बुखार आ रहा है। हो ऐसी पहेली मत बुझाओ कि मुझे बुखार आ जाए। अरे सीधे सीधे बोलो ना जलेबी बाई। अरे देखो, मेरे भाई के पापा, मेरे पापा, उनकी पत्नी यानी मेरी माँ के भाई यानी मेरे मामा के पापा यानी मेरे नाना, और मेरे नाना की पत्नी यानी मेरी नानी को ना बुखार आ रहा है साहेब। अरे जलेबी भाई, तुम 2 नहीं 10 दिन की छुट्टी ले लो। बस अगली बार से ना ऐसी छुट्टी मांगना हो तो अनुराधा से मांगना, मुझसे नहीं। ठीक है। एक और बात साहेब। एक और बात सुनी तो मुझे पागल खाने जाना पड़ेगा। अरे पागल खाने क्यों जाओगे आप? अरे चावल ही खा लो। अरे जलेबी भाई, दिमाग का ढोकला मत बनाओ, जाओ यहाँ से प्लीज। वर्मा जी जलेबी बाई की घूमी बातों से जान बचाने के लिए उसे लंबी छुट्टी दे देते हैं और अनुराधा को बताते हैं। अरे आज तो उसने मेरे दिमाग के तार ही उलझा दिए। कितना घुमा घुमा के बात करती है जलेबी बाई। अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारा हाथ बंटवा दूंगा घर के काम में, लेकिन जलेबी बाई को तो और झेल नहीं सकता मैं भाई। अरे शांत हो जाओ, मैं संभाल लिया करूंगी उसे, लोड मत लो आप उसका। हाँ हाँ, तुम संभाल लेना उसको, वरना मुझे नहीं संभाल पाओगी। मुझे आगरा के पागल खाने में ही भर्ती होना पड़ेगा। आगरा क्यों जाना? मुझे तो लगता है जलेबी बाई इस घर में थोड़े दिन और रही तो हमारा घर ही एक मशहूर पागल खाना बन जाएगा। तो दूसरी काम वाली ढूंढ ले क्या? अरे आजकल तो हर काम वाली बाई जलेबी जितनी ही टेढ़ी होती है। निकालेंगे नहीं, सिखा लेंगे उसको हम। लंबी छुट्टी के बाद जलेबी बाई घर आती है। अरे आ गई जलेबी बाई, नानी कैसी है तुम्हारी? और वो जो 2 के पहले आता है और जो 0 के बाद आता है। अब 1? हाँ, 1 नंबर है। अच्छा, क्या हुआ था उनको? जो दिल टूटने पर होता है ना, चोट लगने पर होता है, पगार का पैसा कटने पर भी होता है। अरे क्या होता है? बुरा लगता है।
अरे जो सर में होता है, पेट में होता है, और जिसे सही करने के लिए ना आदमी को डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। दर्द? हाँ, दर्द हुआ था उनका हाथ पैर में। अच्छा, बस मेरे दिमाग में दर्द होने लगा तुम्हारी जलेबी जैसी बातें सुनकर। एक काम करो, ऊपर गेहूं की पोटली रखी है, तुम जल्दी से लेकर आओ, आज आटा पिसवाना है। जलेबी बाई भागकर छत पर जाती है और गेहूं की पोटली उठाने की कोशिश करती है, मगर वजन ज्यादा होने की वजह से उससे बोरी उठती नहीं। वो सोचती है कि पोटली जल्दी पहुंचानी है। बस जलेबी बाई के टेढ़े दिमाग में एक टेढ़ी तरकीब आती है। वो पोटली को छत पे घिसकर उसे बालकनी तक ले जाती है और छत से भीतर बरामदे में बोरी फेंक देती है। लो जी लो, हो गया जल्दी जल्दी काम। नीचे पहुंचती है तो देखती है कि अनुराधा वहां उसे गुस्से से देख रही है और नीचे पूरा गेहूं बिखरा पड़ा है। ये क्या किया? अरे पोटली में वजन ज्यादा था, आपने कहा था जल्दी से ले आओ, तो इससे जल्दी कैसे करती मैं बताओ तो। हाँ, अरे एक काम तो सीधा करो, अब क्या करेंगे इन गेहूं का? सब सत्यानाश कर दिया। अनुराधा सोच लेती है कि अब इस जलेबी को सीधा करना ही पड़ेगा, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। जलेबी बाई फिर भी सुधरती नहीं है। रोज कोई घूमी फिरी बात से वर्मा जी के दिमाग में शॉर्ट सर्किट करती है, तो कभी अनुराधा के काम बिगाड़ती। जैसे कमरे में झाड़ू लगाने का कहने पर कमरों की दीवारों पर झाड़ू टांग के कहती, लगा दी कमरे में झाड़ू। देखते ही देखते ये महीना खत्म हो जाता है। अरे दीदी, पैसे दे दो ना। पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है का मतलब? पैसे तो होते ही है ना घर में। अरे भरोसा नहीं है तो पूरे घर में ढूंढ के बता दे कहाँ पैसे हैं, मिल जाएगी तुम्हें। अबे ढूंढ के लाई मैं। जलेबी जल्दी से अनुराधा का पर्स लेकर आती है। अरे इसमें है ना पैसा। अरे मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे दीदी है ना, 2000 का नोट। अरे तो वो तो 2000 रुपए हैं, पैसे तो नहीं है। अरे दीदी दे दो ना, जल्दी घर जाना है, आज मेरी तारीख है। अरे पक्का आज तेरी तारीख है? हाँ दीदी, आज मेरी तारीख है, आज ही तो पगार लेती हूँ ना मैं। देखो आज तो 1 तारीख है, तेरी तारीख तो है नहीं आज। अरे दीदी दे दो ना, घुमा क्यों रही हो इतना? अच्छा कितनी पगार है तुम्हारी? 5000, आप ही ने तो तय की थी। 5 मतलब जो 4 के बाद आता है और 4 के पहले। हाँ हाँ दीदी। 5 वही जो 3 में 2 जोड़ के होता है। अरे हाँ दीदी हाँ। 5 वही ना जो 10 में से 5 घटाने पर होता है। अरे दीदी मैं समझ गई, अब आपको कभी नहीं घुमाऊंगी। प्लीज जल्दी से पैसे दे दो ना, सारी। और अब ना ये जलेबी बिल्कुल सीधी हो जाएगी कसम से। जलेबी बाई की अकल ठिकाने आ जाती है। अनुराधा जलेबी को पैसे दे देती है और कहती है, अब अगर तुमने हमें घुमाया ना तो तुमको कहीं दूर घूमने भेज देंगे, जहां से तुम घूमने के बाद कभी वापस ही नहीं आ पाओगी। समझ गई जलेबी बाई? अंतरिक्ष में गई सास बहू। मम्मी, आप इतनी अच्छी एस्ट्रोनॉट हो, फिर ये अर्ली रिटायरमेंट क्यों? क्योंकि बचपन से मेरा बस एक ही सपना था, जिसके लिए मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया और छोड़ा। लेकिन अब इस अर्ली रिटायरमेंट के जरिए मैं बस तुम दोनों के साथ और पास रहकर बिना किसी हड़बड़ी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। सास की बात सुनकर काजल मुस्कुराकर चली जाती है। उसी शाम ऑफिस से घर वापस आकर अजय अपनी मम्मी के पास बैठता है। मम्मी, क्या हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कोई नया स्पेस मिशन प्लान कर रही है? क्या मिशन है बताओ ना मम्मी। हे भगवान, शरीर इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग आज भी बच्चों से गया गुजरा है। घर में आया नहीं कि सवाल शुरू।
तो तुम जवाब दे दो ना। मैं क्या जवाब दूं? जैसे तुझे मेरे रिटायरमेंट के बारे में पता ही नहीं। इतने समय से तूने मुझे ऑफिस जाते हुए देखा क्या? फिर मुझे कैसे पता होगा? जा, तेरी पत्नी से पूछ, वो रोज ऑफिस जाती है। माँ की बात पर अजय आवाज लगाकर काजल को बुलाकर वही सवाल उससे भी पूछता है, पर काजल उसका कोई जवाब नहीं देती। और बोलो पत्नी से पूछने के लिए। मैडम जवाब ही नहीं दे रही। सवाल जायज हो तो जवाब मिलेगा ना। तुम्हें अच्छे से पता है, कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स के चलते हम किसी से भी ऑर्गेनाइजेशन और मिशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकते। वो तो पता है, लेकिन मुझसे भी छुपाने का मतलब समझ में नहीं आया। वो मम्मी, रिटायरमेंट एप्लीकेशन के बाद से आपने ऑफिस भी आना बंद कर दिया। सबको लगा कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं होगी, इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया। क्या तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो? मैं ही इस मिशन की लीड साइंटिस्ट हूँ। ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मिशन है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया में हमारे नाम के साथ मेरा प्रमोशन भी पक्का है। काजल की बात सुनकर दोनों माँ बेटे हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब दिन बीतने लगते हैं। काजल स्पेस मिशन के चलते पहले से ज्यादा बिजी हो जाती है और देर तक ऑफिस में समय बिताने लगती है। कुछ समय तक इसे चुपचाप देखने के बाद एक सुबह बहू को सामने देखकर आखिरकार सास उसे टोक ही देती है। आ रही हो या जा रही हो? भाई, हमें तो तुम्हारी शक्ल देखे लगता है सदियां बीत गई। मैडम कब आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ऐसा कौन सा मिशन है जिसने सुबह रात घर परिवार सब भुला दिया? मिशन तो मैंने भी बहुत देखे हैं और गई भी हूँ, पर ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। मम्मी, मैं आपकी चिंता और गुस्सा समझ सकती हूँ, पर ये स्पेस मिशन आज तक के सभी मिशन से बहुत अलग है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या है इसमें? आई एम सॉरी मम्मी, मैं नहीं बता सकती। भूलो मत, मैंने रिटायरमेंट अप्लाई किया है, लेकिन रिटायर होने में अभी 7 महीने बाकी है, जिसके हिसाब से मैं आज भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। तो मुझे बताकर तुम कोई रूल नहीं तोड़ रही। मुझे सब याद है मम्मी, और मुझे ये भी पता है कि अगर आप साथ दें तो मिशन के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। पर सीनियर्स ने रूल बनाया है कि इस मिशन की इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के पास होगी जो इसका पार्ट है, और मुझे तो उन्होंने खास अपने पास बुलाकर ये समझाया था। बहू की बात सुनकर सास सोच में पड़ जाती है और अगले दिन खुद भी ऑफिस पहुंच जाती है। ओहो, क्या बात है मैडम, रिटायरमेंट के एप्लीकेशन के बाद तो आपने दर्शन देने भी बंद कर दिए। अरे सर, अगर ईद का चांद रोज निकला करता तो क्या उसका स्वागत इतने जश्न से होता? इस पर सीनियर भी हंसने लगते हैं और दोनों कैबिन में जाकर बैठ जाते हैं, जहां सास बातों बातों में नए स्पेस मिशन के बारे में पूछती हैं। वो उन्हें मिशन के बारे में सब कुछ बताकर तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं, जिसमें साइंटिस्ट की टीम और काजल के साथ एस्ट्रोनॉट्स की पूरी टीम भी होती है। तो ये है हमारी टीम, जो सब कुछ भूल कर दिन रात इसी मिशन पर काम कर रही है। अगर आप भी हमें ज्वाइन कर ले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर आप मुझे टीम में चाहते थे तो पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आपने स्पेस में ना जाने के फैसले के साथ डेस्क जॉब का भी इनकार कर दिया और अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, और फिर पिछले 1 महीने में किसी के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। इसलिए हमने सोचा शायद अब आप ब्रेक लेकर इस सब से दूर रहना चाहती हो, और इसीलिए किसी ने आपको परेशान करना सही नहीं समझा। बात तो आपकी सही है, फिर भी एक सुझाव देना चाहूंगी। ये जो आप कर रहे हो ना, ये मिशन नहीं, साफ सुसाइड है। एक साथ इतने सारे लोगों को स्पेस में 6 महीने रहने के लिए भेजना आसान काम नहीं है, और ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेस नेचर, मिशन की मुश्किल सबका पता है, और ऐसा करने वाले हम पहले नहीं हैं। इसलिए ये भी साबित है कि काम हो सकता है। आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे लोगों की जान और मेहनत को दांव पर लगाना चाहते हो, जिसमें सक्सेस रेट भी मुश्किल से 1% है। बहुत देर तक इन्हीं सब बातों पर बहस चलने और काजल की सास उर्फ
ऑर्गेनाइजेशन की सबसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट को बहुत देर समझाने के बाद भी जब वो राजी नहीं होती तो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स को उन्हें घर वापस भेजना पड़ता है। लेकिन उसी के बाद से न चाहते हुए भी सास मिशन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। माँ, जब घर में बैठकर भी मिशन के बारे में ही सोचना है तो इससे अच्छा है कि वहां जाकर इस सोच के जरिए उनकी मदद ही कर दो। उन्हें ऑफिस में नहीं, स्पेस में जाने के लिए मेरी जरूरत है। वो चाहते हैं कि मैं हेड एस्ट्रोनॉट बनकर बाकी सबके साथ स्पेस में जाऊं। वाओ, रिटायरमेंट से पहले आखिरी असाइनमेंट की तरह इससे अच्छा और क्या हो सकता है माँ? आपको हाँ बोल देना चाहिए। उस टीम में एक मेंबर काजल भी है। अगर हम दोनों ही चले जाएंगे तो तुम अकेले कैसे रहोगे? वहां से जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं बेटा। अब भी हमें भेजना चाहते हो क्या? जिस दिन से आपको पहली बार स्पेस में जाते देखा है तभी से ये डर और पॉजिटिविटी दोनों साथ लेकर जीना सीख गया हूं। आप जाओ माँ, मुझे पूरा भरोसा है आप दोनों वापस भी आओगे और देश के साथ मेरा नाम भी रोशन करोगे। बेटी की बात सुनकर माँ के अंदर हिम्मत आती है और वो एक बार फिर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है, जहां उसके फैसले से सब बहुत खुश होते हैं और स्पेस मिशन की तैयारी पहले से ज्यादा जोश में शुरू हो जाती है। कुछ ही समय बाद दोनों सास बहू स्पेस में पहुंच जाती हैं। आखिरकार आज मेरी साइंटिस्ट बहू एस्ट्रोनॉट भी बन गई। सिर्फ स्पेस सूट पहन लेने से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बन जाता। मैं साइंटिस्ट हूँ और उसी में खुश हूँ। अगर मिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो शायद कभी यहाँ आती भी नहीं। इसी तरह दिन पर दिन स्पेस की अनेक मुश्किलें और दिक्कत सहते हुए देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हुए सब सही सलामत अर्थ पर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद से दुनिया भर में ये मिशन सास बहू की अंतरिक्ष यात्रा के नाम से मशहूर हो जाता है। दीवार पर टंगी सास। पंजाबी में कहावत है, सास चंगी होवे या ते दीवार ते टंगी होवे। संगीता की शादी भी एक ऐसे ही घर में होती है जहां उसकी सास दीवार पर टंगी होती है। ससुर और पति शादी के पहले दिन उसे सास के फोटो के सामने ले जाते हैं, जहां ससुर जी कहते हैं, बेटा संगीता, ये तुम्हारी सास थी, बहुत नेक और भली, लेकिन थोड़ी गुस्सैल थी। गुस्सा आने पर सब तहस नहस कर देती थी, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। हाँ संगीता, माँ होती तो तुम इनकी कोई बात टाल नहीं सकती थी, वरना तो माँ घर में भूचाल ले आती। संगीता मन में खुश होती है कि अच्छा है कि ऐसी औरत अब इस घर में नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए वो जैसे ही सास की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, ये क्या? सास उसे देखकर मुस्कुराने लगी। संगीता आंखों को मलकर एक बार फिर से देखती है, लेकिन फिर सास के चेहरे का भाव, भंगिमा यानी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले होते हैं। वो अपने पति और ससुर को कहती है, माँ की तस्वीर तो स्माइल कर रही है। ना बेटी, ये कैसे संभव है? जरूर तुम्हें कोई गलती हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम शादी की सारी फॉर्मेलिटी करते करते थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है संगीता। खैर, सारे संगीता की बात को इग्नोर कर कमरे में चले जाते हैं। वैसे सास की फोटो पर एक्सप्रेशन एक के बाद एक बदलते ही रहते हैं। सुबह होती है, पति और ससुर को काम पर भेजकर संगीता कमरे की सफाई करने में लग जाती है कि तभी उसे आवाज आती है, टेबल ठीक से साफ करो। ऐसे भी कोई टेबल साफ करता है? इससे अच्छा तो ये गंदा ही था। किसी औरत की आवाज सुन संगीता दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि आवाज कहाँ से आई। आवाज को नजरअंदाज कर वो फिर से अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन इस बार तो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आती है। मेरा घर है ये। जब तक मैं थी चमका कर रखती थी, हर एक चीज शीशे की तरह थी। तुम्हें तो ना सफाई आती है ना कुछ पता है। क्यों तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारी दे दी गई है? पता नहीं तुम में मेरे बेटे को क्या दिखाई दिया। मैं होती तो एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती।
अब संगीता को समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी सास की है जो दीवार पर टंगी है। वो उसके पास जाती है और कहती है, नमस्ते सासू माँ, मुझे तो कल ही लग रहा था कि दीवार में कुछ काला है। वो दीवार नहीं, दाल होती है पगली। सही पकड़े हैं सासू माँ। तो क्या हो गया आपको जो आप यहाँ भी चैन से नहीं बैठी हैं? सुना मैंने आपका व्यवहार काफी गुस्से वाला था। चुप रह तू, ज्यादा बकर बकर ना कर। घर का काम करना तो आता नहीं, आई है मुझसे बहस करने। हाँ देखिए सासू माँ, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करिएगा। तभी पीछे से संगीता का पति आता है। अरे संगीता, किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? संगीता की सास की फोटो फिर से पहले जैसी हो जाती है। आपकी माँ से कह रही थी कि मुझे काम करना आता। अरे संगीता, माना सास के ताने हर बहू को अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ है ही नहीं, तुम तो फोटो से ही। तुम भी लाजवाब हो संगीता। किसी को विश्वास नहीं होता कि संगीता अपनी मरी हुई सास की फोटो से बात करती है। वहीं आए दिन संगीता की सास संगीता को किसी न किसी बात पर आते जाते ताने देती। संगीता को भी अब सास के तानों और उनसे बात करने की आदत हो गई। वो कभी खानदान की कहानी तो कभी तीज त्योहार कैसे मनाए या किसी व्यंजन की रेसिपी सास से ही पूछती। सारा दिन घर में अकेली संगीता की सास अब उसके लिए तानों के साथ पक्की साथी की तरह भी रहने लगी थी, जो किसी और को नहीं बल्कि संगीता को ही सुनाई देती। तो देखा आपने, सास बहू का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है, फिर चाहे वो खट्टा हो या मीठा। डरपोक सास बहू। जिगर और बलराज अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद तानिया और उसकी सास घर के काम में बिजी हो जाती हैं। तभी रसोई में से तानिया के चिल्लाने की आवाज आती है। ओए माँ, बचाओ रे! उश, 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 भागो यहाँ से! तानिया की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ? और इस तरह स्लैब पर चढ़कर क्यों बैठी हो? उस छिपकली की वजह से। है? छिपकली? अरे कहाँ है छिपकली? ऐसा बोलते हुए तानिया की सास भी डर कर स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे जब इन छिपकलियों को घूमने के लिए हमने दीवार और छत दी है, फिर ये हमारे घूमने की जगह पर क्यों उतर आती है? मुझे क्या पता, सामने बैठी है, आप ही पूछ लो ना, साथ में भगा भी देना। इस पर सास डरते हुए स्लैब पर बैठी बैठी ही छिपकली को भगाने की कोशिश करती है। हुश, 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 अरे जा ना, वापस अपने घर जा। सासू माँ, छिपकली है, कुत्ता नहीं। अरे हाँ हाँ, छोटी सी ही सही छिपकली तो है, तो तुम ही भगा दो ना। तानिया की सास उसे स्लैब से नीचे गिरा देती है, जिस पर छिपकली तो डरकर भाग जाती है, लेकिन दोनों सास बहू के बीच टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू हो जाता है। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे कुछ हो जाता तो? अगर वो मुझे खा जाती तो? अरे छिपकली थी, डायनासोर नहीं। हाँ, सिर्फ छिपकली ही थी, और आपको उससे डर नहीं लगता तो खुद क्यों नहीं भगा दिया? अरे तेरे होते हुए अगर मुझे काम करने पड़े, फिर बहू होने का फायदा क्या है? इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। जिगर और बलराज भी ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सास बहू की तू मैं खत्म नहीं होती। आज इस सभा का मुद्दा क्या है? मम्मी ने मुझे छिपकली के सामने फेंक दिया। अरे वाह मेरे डरपोक, मुझ पर 30 साल से शेरनी जैसे हुक्म चला रही हो और एक छिपकली से डर गई। इस पर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं, जिसे देखकर सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखते हुए अब अपनी लड़ाई भूलकर उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं। अरे आप ना ज्यादा बत्तीसी ना दिखाओ, नहीं तो शेरनी के एक पंजे से 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। अपनी माँ की इस बात पर अब जिगर अपने पापा को देखकर हंसने लगता है। अरे क्यों पापा, आ गया स्वाद? अभी आपको भी आएगा स्वाद। इस पर घर में सास बहू ड्रामा बंद होकर पति पत्नी नौटंकी शुरू हो जाती है, जिस पर तानिया से कहा सुनी के बीच जिगर अचानक चिल्लाते हुए कहने लगता है, कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच! हे भगवान, अब हमें इससे कौन बचाएगा?
कॉकरोच का नाम सुनते ही दोनों सास बहू सारी लड़ाई भूलकर फुदक से कूदकर पास रखे सोफे पर चढ़ जाती हैं। अरे कहाँ है, अरे कहाँ है कमबख्त, अरे उसे भगाने की जगह अनाउंसमेंट तो ऐसे कर रहा है जिससे 12:40 की आखिरी लोकल है, छूटनी नहीं चाहिए। अरे भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉकरोच बैठा है। जिगर की बात पर एक बार फिर दोनों डर से उछल जाती हैं, जिसके बाद जिगर और बलराज इसी तरह कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली का नाम लेकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह ये दोनों हमारे डर का ऐसे मजाक बना रहे थे जैसे खुद कभी किसी चीज़ से ना डरते हो। ये जिगर ना बचपन में तो चींटी से भी डर जाता था। पर मम्मी, उन्हें डराने के लिए मैं चींटी तो नहीं पकड़ सकती। अरे पागल औरत, इतना बड़ा होकर क्या वो चींटी से डरेगा? मतलब हमें बदला लेने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या ब्रांड न्यू न्यूज़ दी है। सोचो अब। दोनों बहुत देर तक जिगर और बलराज को डराने के लिए अलग अलग तरीके सोचती हैं, पर किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। जिस पर तानिया की सास उससे कहती है, हम उन्हें नहीं डरा सकते, पर अपना डर तो ख़त्म कर ही सकते हैं ना। अगर हमारा डर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मज़े के लिए किसे डराएंगे और इसी तरह उनका पचका हो जाएगा। हाँ, नाइस आइडिया। पर मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? सास की बातों से डरते हुए भी वो दोनों अपने डर को ख़त्म करने के मिशन पर लग जाती है, जिसमें पहला कॉकरोच सामने आते ही वो डर कर भाग जाती है। हमसे ना हो पाई। मम्मी, इससे आप ही निपटो ना। अरे क्या आप निपटो, साथ चल, नहीं तो तेरे ऊपर ना छिपकली गिरा दूंगी। हाँ बस, हाँ, पहले छिपकली पकड़ कर तो दिखाओ। अरे यार चल ना। इस पर दोनों भगवान का नाम लेते हुए एक वाइपर लेकर कॉकरोच के पास जाकर डरते डराते उसे भगा देती हैं, जिसके बाद उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो दिन ब दिन एक एक कर अपने हर डर पर काबू पाने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद, वाह मम्मी, आइडिया तो मस्त था। अब कॉकरोच हो या उसका बाप, मैं किसी से नहीं डरती। अरे शाबाश। और मैं छिपकली हो या उसका पूरा गैंग, सबके छक्के छुड़ा दूंगी। पर मम्मी जी, उससे पहले किसी को सबक सिखाना है। उसी रात जब बलराज और जिगर टीवी देख रहे होते हैं तो दोनों सास बहू प्लान बनाकर छुपके से उन पर नकली छिपकली और कॉकरोच फेंक देती हैं, जिसे देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उछल खड़े होते हैं। अरे ओए माँ, छी, ये छिपकली कहाँ से आ गई? ओह, इस कॉकरोच को मेरे ऊपर से हटाओ ना। अरे क्यों बेटे, कैसे माँ याद आ गई? जब माँ को डर लग रहा था तब तो बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे। ससुर जी, कॉकरोच से तो हम जैसे डरपोक डरते हैं, फिर आज आपको क्या हुआ? दोनों हंसने लगती है, जिससे जिगर और बलराज को भी उनकी गलती का एहसास होता है। कहते हैं ना, सीरियल समाज का आईना होते हैं। अब इन सास बहू के जीवन में सीरियल क्या रोल है, चलिए देखते हैं। वीना और उसकी बहू माया दोनों को ही सीरियल्स देखने का बड़ा शौक था। माँ जी, जल्दी आओ, जल्दी देखो पवित्रा कैसे अपने पति को चांटा मारेगी। हाँ, पूरा सीरियल खत्म होने आ रहा है तब तो बुलाया नहीं। पति को कैसे चाटा मारेगी ये दिखाने बुला रही है। चलाक कहीं की, जानती नहीं हूँ क्या मैं तुझे? अरे क्या जानती हैं आप मुझे, और क्या हर बात पर जानती हूँ करती रहती हैं। बड़ा जो मेरे साथ बचपन में रस्सी कूदा करती थी ना आप। देख, जितनी है ना जबान भी उतनी ही चलाया कर। अभी तो उतनी भी नहीं चलाई है। पता नहीं समझती क्या हो आप अपने आप को। बेटा पैदा किया है कोई हीरा नहीं जो बहू को आए दिन सुनाती रहती हो। तभी वहां सार्थक, जो माया का पति है, वो आ जाता है। क्या बात है माया, क्यों माँ से लड़ रही हो? मैं माँ से लड़ रही हूँ? अरे तुम्हारी माँ साइको है, साइको। शादी से पहले बताया क्यों नहीं? मैं तो ना करती तुम लोगों के घर में शादी। अरे तेरी बीवी की जबान है या घोड़े की लगाम, लगने का नाम ही नहीं ले रही है। ओफो, लेकिन तुम लड़ किस बात पर रहे हो ये तो बताओ। सीरियल देखने बुलाया था, सोचा बुढ़िया सारा दिन दिमाग चलाती है, जरा टीवी में मन लगा ले। अरे
ये कैसी भाषा बोल रही हो माया? माँ है ये मेरी। देख बेटा, मैं पागल नहीं हूं जो ये सीरियल दिखाने बुलाए और मैं लड़ पड़ूं। अरे यार, तुम दोनों ना घर का माहौल ठीक रखा करो ना, हमेशा लड़ना ठीक नहीं है। ये बोलकर सार्थक वहां से चला जाता है। अगले दिन वीना टीवी देखते हुए, अरे वाह, बहू हो तो पार्वती जैसी, वरना ना हो। ना हो तो ही अच्छा है। पार्वती की सास भी असली जिंदगी में अपनी सास से परेशान होगी। अरे देख माया, फ्री में तो मुझसे मत लड़, मैंने तो तुझे कुछ नहीं बोला। नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? अरे सीधे नहीं तो उल्टे से तो बोला ना कि बहू हो तो ऐसी, नहीं तो ना हो। अरे हाँ, तो गलत क्या बोला? ये जो सीरियल देखकर मुझे बोलती है ना, मुझे भी इतना मेकअप करके ऐसा बोलने के हजारों रुपए मिले तो मैं भी ऐसी ही बन जाऊं। तो क्या मेरे बेटे के पास से पैसे नहीं लेती है तू? थोड़ी देर बाद वहां सार्थक आ जाता है। सामने टीवी चलता देख वो समझ जाता है कि सास बहू के बीच लड़ाई का कारण कुछ और नहीं बल्कि टीवी ही है। सार्थक अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे यार, इतनी सी बात? अरे नहीं यार, इतनी सी बात नहीं है। ये टीवी सीरियल वालों के कारण तो मेरे घर में रोज रोज लड़ाई होती है। अरे यार, तो घर से केबल का कनेक्शन ही हटवा दे, फिर ना रहेगा सीरियल, ना होगी लड़ाई। वाह जी, अब तो सार्थक को सोल्यूशन भी मिल गया। अगले दिन घर में सिर्फ एक चैनल आता है और वो था दूरदर्शन। अरे बहू, ये क्या, कोई चैनल ही नहीं आ रहा है? ओह, पता नहीं पार्वती की सास ने वो जहर खाया होगा भी कि नहीं। अच्छा माँ जी, आप तो खीर खा लीजिए। हैं? ना ना ना, नहीं खाऊंगी ये जहर वाली खीर। अरे खा लीजिए ना माँ जी, मैं पार्वती की तरह नहीं हूँ। हाँ, और एक बात, केवल आपके कारण घर का केबल कनेक्शन हटा दिया गया है। मेरे कारण? अरे करम जली, सीरियल देख देख कर तो तू चाले चलती थी और कनेक्शन मेरे कारण कटा। अरे वाह, एक नंबर की शातिर है तू। सासू माँ जो मुंह में आता है बोले जा रही हैं। देखा ना, सास भी कभी चुड़ैल थी में क्या हुआ था कमलावती के साथ। अरे बेचारी कमलावती तो अपनी बहू चंडाल रानी के चक्कर में चुड़ैल बनी थी। तू देखना ससुराल सुमन का में क्या हाल हुआ था सुमन का। वो तो मक्खी बन गई थी और जो सास की नाक में घुसकर धमाचाकड़ी मचाई। मजा आ गया था। काश मैं भी मक्खी बन पाती। अरे बन, तुम मक्खी बन। अरे मैं तो कहती हूं तुम मक्खी ही बन जाना। तुझे दोनों हथेलियों के बीच रखकर मसलना दूं तो मेरा नाम भी वीणा नहीं। अभी तक तो मैं साफ साफ बात नहीं कर रही थी, लेकिन और तभी सार्थक वहां आ जाता है। अरे अब तो केबल का कनेक्शन भी हट गया, फिर आप दोनों किस बात पर लड़ रही हैं? अरे ये पुराने एपिसोड उठा उठा कर मुझसे लड़ रही है। मैं या आप? एक तो मैं इनके लिए खीर बनाकर लाई, ऊपर से बोल रही थी खीर में जहर है। अरे मैंने कभी बोला कि मेरा रानी हार जो चोरी हुआ है वो तुलसी की सास की तरह कहीं इन्होंने तो नहीं चुरा लिया? अरे कौन तुलसी? वो मीरा आंटी की बहू। मीरा आंटी ने उनका हार चुरा लिया? अरे तू मेरी तुलना उस तुलसी की सास से कर रही है। अरे वो मक्कार सी औरत। अरे नहीं, तुलसी, अपनी वो ससुराल की 4 साल की हीरोइन। ओ हे भगवान, ये सीरियल सास बहू की जिंदगी बर्बाद करके ही रहेंगे। दुर्गा नदी के किनारे बसा एक गांव फूलपुर। गांव में कुछ 100-150 लोग रहते थे। अंजलि, जो कि पास ही के जिले में रहती थी और 12वीं पास कर चुकी थी, उसके पिताजी ने बेटी को जल्दी विदा करने के लिए उसकी शादी फूलपुर गांव के मुकेश से करवा दी थी। मुकेश कभी स्कूल नहीं गया था और इस कारण वो पढ़ा लिखा नहीं था।
और बाकी गांव वालों की हालत भी मुकेश जैसी ही थी। मुकेश के घर में उसके माता पिता भी रहते थे। सासू माँ, मैं बाहर मंदिर तक जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी करो। और ये घूंघट क्यों हटा लिया है तुमने? क्या पता नहीं कि इस गांव में औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती? रात में अंजलि छत पर जाकर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तभी गांव की 3-4 औरतें उसे देख लेती है और दरवाजे पर आकर उसकी सास से शिकायत करने लगती है। और क्या हुआ? अरे छत पे तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है। दिन भर फोन पे लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास से गांव के लोगों ने अंजलि की बुराई या शिकायत नहीं की हो। अब तो ये रोज की बात थी। अंजलि ये सब सुन लेती है। जब वो नीचे जाती है तो मुकेश भी वहां आ जाता है। सास कहती है, बेटा, लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की। देख लो, पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है। और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है, पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास मुकेश की नरम बात सुन के वहां से मुंह चढ़ाकर चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे नहीं नहीं अंजलि, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। माँ पिताजी को कैसा लगेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे? ये कहकर मुकेश सोने चला जाता है और अंजलि की गांव वालों द्वारा बुराई का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। लेकिन अंजलि गुस्सा ना दिखाते हुए समझदारी से काम लेती है। बारिश का मौसम चालू हो जाता है। जोरदार बारिश से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दुर्गा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव की फसल तबाह कर देता है। फसल की ये हालत देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं और बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कुछ लोग तो अंजलि को इस सब का दोषी ठहरा देते हैं। अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से माँ दुर्गा नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आते हैं। मुकेश भी 1500 लेकर आता है। अंजलि को जब पासबुक दिखाता है तो अंजलि हैरान हो जाती है। अरे, ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे, वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं, लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं। आप लोग के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है, लेकिन अंजलि उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है और सुबह होते ही मुकेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव के और लोगों को भी। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं। अरे क्या बके जा रही है ये लड़की, किस धोखे की बात कर रही है? अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए। बस ये सुनते ही सरपंच वहां से दुम दबाकर भाग जाता है।
पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है और आखिर में अधिकारी सब गांव वालों के हिस्सों के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिन तक सरपंच गांव में लौटता ही नहीं। अंजलि, तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ बनाते हैं। हाँ हाँ अंजलि बेटी, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे, लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम अंजलि को ही सरपंच पद के लिए चुन ले? क्या कहते हो गांव वालों? पढ़ी लिखी सरपंच। बस पूरा गांव अंजलि के लिए ताली बजाता है और अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है।